Hello friends, welcome to our new initiative. In this initiative, we're gonna cover कुरुक्षेत्र मैगजीन. ये जो मैगजीन है बेसिकली रूरल डेवलपमेंट के बारे में बात करती है. किसके बारे में बात करेगी? आपके रूरल डेवलपमेंट. अगर हम इस मैगजीन के बारे में बात करें तो हम इसे मंथली 4 वीडियोस में कवर करेंगे. 4 वीडियोस में कवर करेंगे जो भी इसके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे. और इस मैगजीन में जो भी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव होते हैं रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड, दैट विल बी कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर मैगजीन. अगर हम बात करें इस मैगजीन को तो आप जीएस पेपर 1 और कहीं ना कहीं जीएस पेपर 3 से रिलेट कर सकते हैं और क्वेश्चन इसमें से डायरेक्टली उठ के आते हैं. आप अगर मेंस के पेपर देखेंगे और प्रीवियस मैगजीन्स वगैरह को देखेंगे तो मोस्ट रिकमेंडेड सोर्स है आपका वन ऑफ दी जीएस पेपर 1 और 3 के लिए. सो लेट्स स्टार्ट दिस मैगजीन. अगर हम पहले आर्टिकल की बात करें तो इट टॉक्स अबाउट होलिस्टिक डेवलपमेंट कैसे ला सकते हैं आप रूरल एरिया में. अगर हम रूरल एरिया की बात करें, अगर हम ऑल ओवर इंडिया की बात करें सबसे पहले तो इंडिया बहुत ही डाइवर्स कंट्री है. नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, हमारे यहाँ पर कल्चर बहुत अलग अलग है, डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत अलग अलग है. अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ कस्टम्स अलग अलग हैं, ट्रेडिशंस अलग अलग हैं, कैपेबिलिटी और सोच लोगों की अलग है, स्किल्स अलग हैं. तो बहुत सारी डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ. तो इसी डाइवर्सिटी को कैटर करने के लिए, इसी को चैनलाइज करने के लिए ये बात करता है किस चीज की कि आप रूरल एरिया में डेवलपमेंट लाइए और आप पूरे वर्ल्ड मतलब पूरे इंडिया का मैप चेंज कर सकते हैं. अगर आप कहां पर डेवलपमेंट ला रहे हैं? रूरल एरिया में. अगर हम डाइवर्सिटी की बात करें तो आप इस चीज से आप इसको रिलेट कर सकते हैं. कोस कोस पर पानी बदले, 4 कोस पे वानी. मतलब एक ये हिंदी की कहावत है कि हर एक मतलब 1 किलोमीटर पे आपको पानी डिफरेंट मिलता है. ठीक है, आपको थोड़े डिस्टेंस के बाद पानी का टेस्ट बदल जाता है. और वैसे ही हर 4 कोस पर आपके जो बोलने का तरीका है, लहजा है, ठीक है जी, वो भी बदल जाता है. तो यहां पर ये डाइवर्सिटी को आपको अगर कहीं भी रिप्रेजेंट करना हो, किसी भी चाहे एसए का पेपर हो, चाहे आपका जीएस का पेपर हो, जहां पर आपको डाइवर्सिटी के बारे में कुछ लिखना हो, इंडियन डाइवर्सिटी के बारे में, तो यू कैन कोट दिस थिंग. और ये सिर्फ ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी की बात नहीं करता, ये डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी की भी बात करता है. बिकॉज इंडिया की ऑलमोस्ट 65% पॉपुलेशन लेस देन 35 ईयर ऑफ एज की है और इंडिया के पास अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत ज्यादा है. अगर हम बात करें काफी डेवलप्ड कंट्री लाइक जापान की पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है बिकॉज वहां पर अब लोग ज्यादा बच्चे नहीं कर रहे हैं. दैट्स व्हाई वहां पर एक डेमोग्राफिक डिविडेंड लॉस हो चुका है और इंडिया के पास अभी ये चीज है. और इंडिया अपनी ग्लोबली हम जाने जाते हैं टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी जो अब हम रेगुलरली इनहांस कर रहे हैं, चाहे सुपर कंप्यूटर हो, चाहे मिसाइल्स हो, हर एरिया में हमने डेवलपमेंट की है. और यही इनोवेटिव स्पिरिट सारा वर्ल्ड हमारी बहुत अच्छे से जानता है. तो पहला जो इंट्रोडक्शन है उसमें हम इसी चीज के रिलेटेड इसमें बात कर रहे हैं कि देयर इज ह्यूज डाइवर्सिटी इन इंडिया एंड देयर is like demographic dividend in our country. So we have to enhance this thing by growing in technological front. और अगर हम बात करें इंडिया इज वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप नेशन. ठीक है जी, ऑलमोस्ट आप देखें 55,000 स्टार्टअप्स इंडिया में हैं और 400 प्लस इसमें से इंक्यूबेशन सेंटर्स भी हैं, इंक्यूबेटर्स हैं. और अगर हम बात करें तो 34 यूनिकॉर्न्स भी हैं इंडिया में. तो दिस इज अ ह्यूज नंबर. ठीक है जी, यूएस ने जब डेवलपमेंट अपने अचीव की थी, जिसपे आज यूएस बहुत अभिमान करता है, तो दैट डेवलपमेंट वाज अचीव्ड बिकॉज ऑफ दिस स्टार्टअप्स. लाइक एप्पल भी पहले एक स्टार्टअप था, लाइक माइक्रोसॉफ्ट भी पहले एक स्टार्टअप था. ये रातों रात ऑर्गेनाइजेशंस नहीं बनी है, इट टुक टाइम. और ऐसे ही स्टार्टअप्स अब इंडिया में भी ग्रो कर रहे हैं. सो लेट्स मूव फर्दर. अगर हम बात करें रूरल एरिया में हमारी जो, अगर आपने गांधी जी का कोट याद होगा तो रियल इंडिया रिजाइड्स इन, कहां पर रहता है रियल इंडिया? रूरल एरिया में. कहां पर रहता है? रूरल एरियाज में. तो इसी में अगर हम देखें तो 70% हमारे जो चाहे फॉर्मल सेक्टर की लेबर हो चाहे इनफॉर्मल, फॉर्मल वो जो कागजी तौर पे मतलब जिनके पूरे आपके ये कह लो एनपीएस वगैरह सब कुछ होती है, वो पेंशन स्कीम्स वगैरह के अंडर जो आते हैं, वेरियस आपकी सोशल सिक्योरिटी के अंडर आते हैं, डेट आर इनफॉर्मल सेक्टर. ठीक है, अगर इनफॉर्मल सेक्टर की बात करें जैसे आपके मजदूर, दिहाड़ी वर्कर्स, दीज ऑल आर लाइक 70% ये किस में आते हैं? हमारे एमएसएमई सेक्टर में आते हैं. किस में आते हैं? एमएसएमई सेक्टर. और ये कहां पर है इंटरप्राइजेस? मैक्सिमम इनकी इंटरप्राइजेस आपको टीयर 3 और टीयर 4 स्टेट्स सिटीज में मिलती हैं. ठीक है जी, 3 और 4 में या रूरल एरिया में. तो
रूरल एरिया एंशिएंट टाइम से ही, बहुत पुराने टाइम से ही एग्रीकल्चर पे बेस्ड एक इकोनॉमी थी, ठीक है जी। सिंस एंशिएंट टाइम इंडियन रूरल इकोसिस्टम हैज बीन एन एग्रीगेरियन इकोनॉमी, मतलब कि यहाँ पर जो इकोनॉमी चलती थी, मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन वर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। और यहाँ पर अब हम देख सकते हैं कि यूथ को ये वेरियस अदर सेक्टर्स में जा रहे हैं, अदर फील्ड्स में, वेरियस अदर सेक्टर्स लाइक, अब यहाँ पर भी इनोवेशन आ रही है और इसकी वजह से इस एरिया में थोड़ी अब हटके, एग्रीकल्चर से हटके लोगों की सोच जाने लगी है, ठीक है जी। तो इसी को दर्शाते हुए इस आर्टिकल में बात की गई है कि अगर हम रूरल एरिया में कुछ फंडामेंटल चेंजेस लाएं तो हम यहां पर अच्छे से डेवलपमेंट ला सकते हैं और ये चेंज बहुत ही बढ़िया होगा। अगर हम बात करें, जो आज के यूथ हैं वो कल के लीडर होंगे, ठीक है जी। द यूथ ऑफ टुडे आर द लीडर ऑफ टुमारो। और इनको हमें मतलब बनाना कैसे है लीडर? लीडर बनाने के लिए आपको इनमें इनोवेटिव स्पिरिट लानी पड़ेगी, राइट स्किल्स देने पड़ेंगे और एक इनोवेटिव इकोसिस्टम देना पड़ेगा, सपोर्टिव इकोसिस्टम देना पड़ेगा, ताकि इनके जो इनोवेशन है हम उसे यूटिलाइज ढंग से कर सकें। तभी तो आज के यूथ को आप कल का लीडर कह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो स्टीव जॉब अपने घर के गैराज में काम करता था, वो स्टीव जॉब बनता ही ना अगर वहां पर इकोसिस्टम वैसा ना होता। तो हमें भी वैसा ही इकोसिस्टम एक प्रोवाइड करना है। एक बहुत पहले पॉलिसी हुआ करती थी, एजुकेशन पॉलिसी, जिसे कहते हैं फैक्टर मॉडल ऑफ एजुकेशन, फैक्ट्री मॉडल ऑफ एजुकेशन। ये फैक्ट्री मॉडल ऑफ एजुकेशन में क्या था कि लोगों को स्कूल में ट्रेन इस हिसाब से किया जाता था ताकि वो कल को आगे जाके फैक्ट्री में लेबर वर्कर काम कर सके। ये जो मॉडल था 1800 के आसपास इसे लागू किया गया था और ये उस टाइम के हिसाब से रेलेवेंट था, बट आज के हिसाब से, ठीक है जी, वो एफिशिएंट लेबर तो बन सकते थे, बट आज के टाइम की रिक्वायरमेंट है इनोवेशन, और इनोवेशन के लिए एक ओपन इनलाइटेंड माइंड चाहिए होता है, एंड दैट कैन ओनली बी अचीव्ड थ्रू ओपन माइंडेड। जो अगर हम इनोवेशन करना चाहते हैं तो एजुकेशन फील्ड में सबसे पहले आपको रेवोल्यूशनराइज करना पड़ेगा, ताकि जो एजुकेशन सिस्टम आज का है वो रट्टाफिकेशन बंद हो सके और बच्चों को अच्छी एक स्पिरिट से हम पढ़ा सकें। पहले ऐसा होता था कि बच्चे यहां से अंदर डाले और ट्रेन लेबर्स आपके पास आ जाते थे। लाइक आपने कहां पढ़ा होगा, आप इसका एग्जाम्पल देखते हैं हमारे मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री में। जब अंग्रेजों ने यहां पर एजुकेशन सिस्टम लाए थे तो उनका काम क्या था? उनका मानना था कि वी वांट आवर सिटीजन जो कि टेस्ट में लाइक ब्रिटिशर्स हो और वर्क एथिक्स जो जिसकी कैसी हो इंडिया जैसी, मतलब कि देखने में इंडियन होगा वो भले ही, बट उसका जो टेस्ट होगा वो कैसा होना चाहिए? ब्रिटिशर्स जैसा होना चाहिए। तो वही एजुकेशन सिस्टम आज भी हम फॉलो कर रहे हैं और उसी के लूप होल्स को आज भी हम देखते हैं कि इंडिया में मार्क्स के पीछे ज्यादा जद्दोजहद होती है, ठीक है ना। वो एक 3 इडियट का डायलॉग है, अगर आप सभी को याद होगा कि काबिल बनो, कामयाबी तो झक मार के पीछे आएगी, तो ऐसा कोई काबिल बनता ही नहीं, ठीक है जी। यहां पर चलती है रॉ रट्टाफिकेशन, बच्चे को जितना रट्टा लगाया जा सके, 2 into 1 2, ये जो टेबल्स याद करते हैं हम, सारा ही रट्टाफिकेशन से चलता रहता है और बाद में दिमाग में इंप्रिंट हो जाता है। कईयों के होता है, कईयों के नहीं, और जिनके नहीं होता उनको पड़ती है संटी, यानी कि मास्टर जी का डंडा। तो इसीलिए इस सिस्टम को चेंज करने का टाइम आ गया है। अगर हम बात करें आगे, तो यहां पर हम बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम के अब चेंज रेडिकल आने चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, वी हैव टू कीप इन पेस जो आपकी आजकल के चेंजिंग ट्रेंड्स हैं। लाइक आज भी इंजीनियरिंग कॉलेज में वही 20-25 साल पुरानी किताबें पढ़ाई जाती हैं। आपकी एनसीईआरटी जो मैंने पढ़ी थी आज से 10-15 साल पहले, वही आज भी पढ़ाई जा रही हैं। वी हैव टू चेंज द फंडामेंटल्स, वी हैव टू चेंज इट विद चेंजिंग ट्रेंड्स। बच्चों को पता होना चाहिए, और जो भी इकोनॉमी या कंट्री जिसके ऊपर इन्वेस्ट करती है आइडियाज पे या इनोवेशन पे, वो हमेशा बूस्ट करती है, ठीक है जी, उसकी इकोनॉमी हमेशा ग्रो करती है। अगर हम बात करें, इट इज वेल नोन दैट टू अचीव डिसरप्टिव ग्रोथ अ सस्टेनेबल प्लान इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? आप प्लान करें, और प्लान करने का मतलब है आप बेसिक रूट कॉज पे जाएं, और उससे इफेक्टिव कुछ भी नहीं है। अगर आप एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करते हैं तो कहीं ना कहीं पूरा इंडिया की आने वाली जनरेशन में चेंज आप देखने को आपको मिल सकता है। अगर आगे इसी में बात करें तो अगला हमारा है अबाउट कि कैसे हम इस चेंज को देखते हैं। अगर हम बात करें तो जो भी ग्लोबल इकोनॉमी है आज की डेट में, वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, चाहे वो 3D प्रिंटिंग हो, रोबोटिक्स हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सेंसर टेक्नोलॉजी हो, चाहे वर्चुअल रियलिटी हो, कुछ भी हो। फॉर एग्जांपल चाइना और यूएस में
टेक्नोलॉजिकल बेसिस पे एक वॉर चल रही है, ठीक है जी, किसके पास सुपीरियर टेक्नोलॉजी है। अगर हम बात करें, चाइना ने एक 5G कंपनी लॉन्च की थी, जिसका मतलब इंडिया में प्रोडक्ट टेस्ट करना चाहते थे, इंडिया में वो लॉन्च होने वाली थी हुआई कंपनी, और सेम यूएस ने उसे इंडिया को कहा कि भैया आप इस कंपनी को अलाउ ना कीजिए, क्योंकि यूएस के भी तो खुद की कंपनियां हैं जो इस चीज में हैं। तो कहीं ना कहीं ये टेक्नोलॉजी ही है जो आने वाले टाइम पे वर्ल्ड का लीडर डिसाइड करेंगी। अगर हम बात करें, वर्ल्ड मूव कर रहा है ऑटोमेशन की तरफ, यानी एआई टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, जिससे कि हम बेटर एंड बेस्ट प्रोडक्शन अचीव कर सकते हैं, ठीक है जी। और ये सब में टेक्नोलॉजी ही है सब कुछ, मतलब कि एक इनएविटेबल चेंज आने वाला है ग्लोबल लेवल पे, चाहे द वे वी आर इंटरेक्टिंग, द वे वी आर कम्युनिकेटिंग, और जिस तरह से हम ग्लोबल मार्केट को रीच करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राइट नाउ आई एम टॉकिंग टीचिंग यू ऑन यूट्यूब, ठीक है जी, मैं आपको YouTube पे पढ़ा रहा हूं। आज से 10 साल या 15 साल पहले किसी को कहा होता कि YouTube पे पढ़ाना है, तो वो कहता पागल है क्या, स्कूल और कॉलेजेस किस लिए खुले हैं। बट नाउ यू कैन सी दिस कि आज हम किस पे इंटरेक्ट कर रहे हैं, YouTube पे। तो इसी इनोवेशन के ऊपर बेस, ऑटोमेशन के ऊपर बेस, आजकल की इकोनॉमी सारी थ्राइव कर रही है, ठीक है जी, ग्रो कर रही है। अगर हम बात करें तो एक इकोसिस्टम होता है स्टार्टअप का, मतलब कि उसे प्रॉपर विजिबल सक्सेस दिखनी चाहिए, रिस्क टॉलरेंस होना चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, पैसा नहीं होगा तो स्टार्टअप कहाँ से स्टार्ट होगा, टेक्निकल स्किल्स चाहिए, आप एंटरप्रेन्योरल कल्चर्स लेके आते हो, मतलब कि बंदों को सिखाना पड़ता है कि कैसे आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, तो दैट थिंग कैन बी इनकलकेटेड। और उसके अलावा एक्सपीरियंस मेंटर का चाहिए होता है, जहां पर बच्चे को, मतलब जैसे अगर मान लो मैंने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया है, तो मेरे को एक मेंटर की जरूरत होगी जो मेरे को गाइड कर सके कि इस सिचुएशन में मेरे को क्या करना चाहिए, बिकॉज फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस पे मेरे को क्या पता है उस चीज के बारे में पता हो या ना हो, ठीक है जी। अगर उसके बाद अगर बात करें तो एक रेगुलेटरी इन्वायरमेंट की जरूरत होती है, बट ये रेगुलेट इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि आप कहीं ना कहीं स्टार्टअप को चौक ही कर दो। तो इस तरह का एक इकोसिस्टम चाहिए स्टार्टअप का, और ये जो स्टार्टअप का इकोसिस्टम है, बेसिकली ये गांव के लेवल पे नहीं पहुंच पाया, इसलिए रूरल इंडिया में डेवलपमेंट नहीं हो पाई। यानी कि इस सारी कहानी का हमने देखा कि क्या क्या कहानी चल रही थी, बट इस सारी कहानी का सार ये है कि ये सारी चीजें जो हमने इनोवेशन वगैरह जिनकी भी बात की है, ठीक है जी, इनोवेशन आइडियाज, ये आपको कहीं नहीं मिलते टियर 4 टियर 3 सिटीज में या रूरल इंडिया में। दैट्स व्हाई प्रॉब्लम यहां पर है। तो हमें कुछ ऐसी अप्रोच लानी चाहिए कि जो ये बेसिक फैक्टर्स हैं, जैसे कि स्टार्टअप कैपिटल, स्किल बिल्डिंग वगैरह, और रिस्क एपिटाइट, मतलब कि रिस्क को टॉलरेट करने का कैपेसिटी, ये सब हमारे को डेवलप करनी पड़ेगी रूरल एरिया में, ताकि लोगों में वहां पर भी इनोवेशन एंड स्टार्टअप को लेके कुछ क्रेज आए। और अगर वो आता है तो आप ये लगा लीजिए ऑलमोस्ट 50 to 60% पॉपुलेशन इंडिया की रूरल एरिया में रहती है, तो कितना बड़ा चेंज आ सकता है, कितना बड़ा चेंज आ सकता है। तो ये आर्टिकल इसी के बारे में बात करता है कि कैसे ये होलिस्टिक डेवलपमेंट हम कर सकते हैं और क्या क्या फंडामेंटल चीजें हमारे को चेंज करनी है। अगर हम बात करें तो सबसे पहला चेंज करना होगा डिलीवरी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ठीक है जी। जैसे कि लाइक आई टोल्ड यू कि आपको बताना पड़ेगा डिलीवरी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, मतलब कि आपको कैसे एजुकेशन को आप बढ़िया कर सकते हैं। यानी कि आपको प्रैक्टिकल एजुकेशन देनी होगी, टेक्निकल एजुकेशन देनी होगी, ठीक है जी। ऐसा नहीं कि बस किताबें पढ़ा के चले गए, ठीक है जी। आप लोगों को इंटरेक्ट करना तो स्टार्ट कीजिए। यानी कि अगर मैं आपको एक क्रूड एग्जांपल देता हूं, आई एम एन इंजीनियर, मैं पेशे से एक इंजीनियर हूं। अगर मेरे को, मान लो मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं, अगर मेरे को मशीन के साथ वर्क करना सिखाया जाए, ठीक है जी, यानी कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सिखाया जाए, तो इट विल बी मोर इजियर फॉर मी टू रिलेट, मैं उस चीज से बहुत इजीली रिलेट कर पाऊंगा। एंड साथ के साथ अगर मेरे पास रेलेवेंट स्किल भी डेवलप हो गए तो सोने पे सुहागा है। तो यहां पर काम क्या है कि आपको टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रैक्टिकल एजुकेशन देनी होगी, ताकि रेलेवेंट स्किल हम डेवलप कर सके यूथ में। और जब ये हो गया तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि स्टार्टअप में लोग आने लगेंगे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें रूरल एरिया में ड्रिप इरिगेशन हम यूज करते हैं, गवर्नमेंट कहते हैं ड्रिप इरिगेशन इज वेरी गुड फॉर एग्रीकल्चर, हमें ड्रिप इरिगेशन यूज करनी चाहिए। बट अब एक यूथ को हम ITI कराते हैं और हम उसे रिपेयर करना सिखा दें,
ठीक है जी। तो कहीं ना कहीं रूरल एरिया में ही एक नया इनोवेशन स्टार्ट होगा, और वो हो सकता है कि इस ड्रिप इरिगेशन को फार मोर इफेक्टिव बना दे और कॉस्ट इफेक्टिव भी बना दे। मतलब कि जो ड्रिप इरिगेशन की कॉस्ट हैवी पड़ती है, अगर हम जुगाड़ यूज करें, ठीक है जी, देसी लैंग्वेज में बोले तो जुगाड़, तो देसी जुगाड़ करेंगे तो हम इसको और ज्यादा इजी बना सकते हैं। ठीक है जी। आगे हम बात करें तो इकोसिस्टम में आपको जरूरत है कि इनकमिंग चेंज को दिमाग में रखना पड़ेगा। मतलब कि जैसे एआई टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको कैसे आप यूज कर सकते हैं एग्रीकल्चर में या रूरल एरिया में, उसको आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना पड़ेगा कि क्या इससे चेंजेस आ सकते हैं। और बाकी डेमोग्राफिक डिविडेंड तो है ही हमारे पास। अब इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, इंडिया ने स्टार्ट तो किया है अटल टिंकरिंग लैब, और इसमें हमने रशिया के साथ भी कोलैबोरेट किया है, और इसमें हमने और भी बहुत एजेंसीज से यानी कंट्रीज से कोलैबोरेट किया है। ये नीति आयोग का बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। इसमें हमने ये कोशिश की है कि हम एक इंक्यूबेटर यानी कि एक सेट ऑफ फैसिलिटी प्रोवाइड करें जहां पर इनोवेटर आके अपने प्रोडक्ट को टेस्ट कर सके। बट ये लार्ज स्केल पे करने की जरूरत है ताकि हर रूरल एरिया में, हर विलेज में एक स्टीव जॉब पैदा कर सके हम। ठीक है जी, इसे एक लार्ज स्केल पे ले जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर हम आगे चलें तो जैसे कि डेवलपिंग यूथ एज अ चेंज मेकर, अगर आप जानते हैं कि ये जो हमारा डेकेड है, ये डेकेड यानी ये 10 साल हमने डिवोट किए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे। ठीक है जी, 2030 तक वी वांट टू अचीव अ सस्टेनेबल ग्रोथ ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर हम बात करें तो यूथ इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, बिकॉज यूथ जैसे कि ये मैडम है, ये बहुत ही वोकल है अबाउट हर जैसे इन्वायरमेंट के ऊपर। सो ऐसे ही यूथ, ऐसे ही लीडर हमें डेवलप करने हैं जो चेंज ला सकें। मान लो आपके पास कोई टेक्नोलॉजी है, यानी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ड्रिप इरिगेशन की, तो उसी को आप अच्छे से मतलब इस तरह से डेवलप करने की कोशिश करें कि आपकी जो ड्रिप इरिगेशन की कॉस्ट है दैट डिप्लीट्स, मतलब कि वो कहीं ना कहीं ड्रिप इरिगेशन की लागत है वो कम हो जाए। अगर वो लागत कम हो गई तो ज्यादा से ज्यादा फार्मर इसके यूज करेंगे। अगर वो ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे तो हमारे पास जो वाटर की वेस्टेज होती है दैट कैन बी मिनिमाइज। अगर आपको पता हो, मेजर जो आपका वाटर है अंडरग्राउंड वाटर दैट इज यूज्ड इन इरिगेशन, कहीं ना कहीं वो वेस्ट जो है, जो वेस्टेज हो रही है उसको हम कम कर पाएंगे। तो ऐसे ही यूथ लीडर्स की जरूरत है हमें जो चेंज को ला सकें। फर्दर इसमें अगर हम देखें तो इसमें हम बात करते हैं जुगाड़ की। ठीक है जी, जुगाड़ का मतलब क्या है कि मतलब फ्लेक्सिबिलिटी हो, ठीक है जी, फ्रूगल हो और उसके साथ इंक्लूसिव हो, मतलब कि सबको मिल सके, इतना इकोनॉमिक हो। ठीक है जी, फ्लेक्सिबिलिटी इस हिसाब से हो कि जगह के हिसाब से। अगर हम बात कर रहे हैं इंडिया में मतलब इंडिया में डाइवर्सिटी इतनी है, अगर वो डाइवर्सिटी इतनी है तो हर एरिया की डिमांड अलग होगी ना, तो उसको यूज करने की फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए और ऐसे ही इंक्लूसिव होना चाहिए, मतलब कि हर सेक्शन उसे यूज कर सके, चाहे वो रिच हो चाहे पुअर हो। तो इंडिया के जो जुगाड़ सिस्टम है, लाइक आपने बहुत बार देखा होगा कि लाइक आपने 3 इडियट मूवी देखी है ना, उसमें जो रणछोड़ दास छांछर था उसने क्या किया था, उसने बेसिकली एक स्कूटर के ऊपर पॉपकॉर्न बनाने वाली मशीन लगा दी थी, साइकिल से भेड़ के बाल काटने वाला जुगाड़ बनाया था। तो इन सारे जैसे कई अलग अलग टाइप के जुगाड़ होते हैं, हमें उनकी कमर्शियल डेवलपमेंट करनी चाहिए ताकि वो प्रोवाइड कर सके एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पाथ। क्योंकि रूरल एरिया में अगर आप ये चीज नहीं इनकलकेट करेंगे तो आपकी 60 to 70% अभी भी ओल्ड स्कूल चीजों पे डिपेंड कर रही है, तो कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती। तो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल कहीं ना कहीं डिफीट कर दोगे आप। तो दैट्स व्हाई अगर हम बात करें इंस्टीट्यूशनल बेस्ड स्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि आप सपोर्ट कर सके उन्हें थ्रू आउट देयर जर्नी, जहां से वो बनाना इनोवेशन स्टार्ट हुआ था टिल द फाइनल प्रोडक्ट। कहीं ना कहीं आपको उन्हें एक क्या करना पड़ेगा, इकोसिस्टम प्रोवाइड करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा, जैसे इंडिया ने स्टार्ट किया था स्टार्टअप इंडिया। ठीक है जी, स्टैंड अप इंडिया। तो ये सब जो प्रोग्राम थे बेसिकली इसी विचारधारा से रिलेटेड थे कहीं ना कहीं। और अगर हम आगे इसमें बात करें तो अगली चीज है ये जुगाड़ इनोवेशन में कि हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस हैं। ठीक है जी, बहुत सारे चैलेंजेस हैं और वी हैव टू हार्नेस आवर
ओन लोकल मेड सोल्यूशन, मतलब हमारे घर की सफाई कोई बाहर वाला आके नहीं करेगा, हमें खुद को अपने प्रॉब्लम की खुद सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। तो ये खुद जब सोल्यूशन ढूंढने की बात आती है तो हमें इकोसिस्टम ऐसा प्रोवाइड करना चाहिए, अपॉर्चुनिटी ऐसी प्रोवाइड करनी चाहिए कि उन्हें प्रॉब्लम सॉल्व करने का मौका देना चाहिए, चाहे वो उसमें फेल हो जाए, बट हमें डिस्करेज नहीं करना चाहिए। हमें वी कीप ऑन इंकरेजिंग पीपल सो दैट अगर कोई फेल होता भी है उसके फेलियर से दूसरा बंदा लर्न कर सके या वो खुद लर्न कर सके, ताकि हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। और इसके बारे में रूरल एरिया में लोकल यूथ में आपको स्प्रेड करनी पड़ेगी कि एसडीजी है क्या, हम उसमें करना क्या चाहते हैं। बिकॉज अगर आप रूरल इंडिया में पूछेंगे तो किसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब भी नहीं पता होगा, और हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, तो जब तक ये मतलब रूरल एरिया में, लोकल एरिया में लोगों को नहीं पता होगा तो उनका माइंड कैसे चलेगा। और उन्हें हमें एग्जाम्पल से बताना पड़ेगा कि हाँ ये आप टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, और उसके ऊपर फर्दर उन्हें इनोवेट करने के लिए इग्नाइट कर सकते हैं, मतलब कि उन्हें प्रोत्साहन दे सकते हैं कि वो इस चीज के ऊपर फर्दर और इनोवेशन करें, ताकि हमारे जो यूथ हैं वो इनोवेट करेंगे, तभी तो इंडिया भी आगे ग्रो करेगा। इनोवेशन, ठीक है ना, अगर हमारी जरूरत है तो इनोवेशन होगा। अगर हम इसमें आगे बात करें तो एसडीजी को हमारे को प्रमोट करने की जरूरत है, और रूरल यूथ को इसके बारे में बताने की बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रिक्वायरमेंट है। ठीक है जी। लास्ट जो हम इसमें बात करते हैं, हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी को कैसे आप रूरल एरिया में एग्रीगेरियन इकोनॉमी में इनकलकेट कर सकते हैं। इसका एग्जांपल है ई-नैम। अब आप घर बैठे देश में कहीं भी अपनी फसल को बेच सकते हैं। अब ऐसा ये एक प्लेटफॉर्म बना दिया, तो ऐसे ही हमारे को और ज़्यादा इनोवेशन करने की जरूरत है, हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करने की जरूरत है, ताकि हम फार्म्स को और ज़्यादा सस्टेनेबल बना सकें। ठीक है जी। फार्म से लेके, है ना, फार्म से लेके आपकी जो वैल्यू चेन है, जहाँ तक आपका प्रोडक्ट पहुँचता है, यानी फार्म टू फॉर्क मॉडल जो है बहुत कॉम्प्लेक्स है और बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम्स हैं, और इसको सॉल्व करने के लिए अभी भी हमारे को बहुत टाइम लगने वाला है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें रूरल यूथ की रिक्वायरमेंट है, और जब तक वो उन्हें हम इंक्लूड नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। ठीक है जी। और आज तक ज़्यादातर इनोवेटर ने इसके ऊपर ध्यान दिया भी नहीं है। अगर इस पॉइंट पे ध्यान देंगे तो वी गोना मेक का होलिस्टिक विलेज डेवलपमेंट, और उसी के बारे में हमारा ये आर्टिकल था। लेट्स मूव टू द कंक्लूजन पॉइंट। अब हमने ये देखा है कि लाइक एआई है, वो आप कह सकते हो कि आप कहीं ना कहीं नॉर्मल यूज डे टू डे लाइफ में अर्बन एरिया में बहुत ज़्यादा यूज है, बट रूरल एरिया में भी उसका उतना ही यूज कर सकते हैं। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको ये बता सकते हैं जैसे जमीन का क्या पीएच लेवल है, क्या मॉइस्चर लेवल है, तो उससे आपको क्रॉप ग्रोइंग में बहुत इफेक्टिव मदद मिल सकती है। एआई टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड टू रीड वेरियस क्लाइमेटिक फैक्टर्स, जिससे आपकी क्रॉप की प्रोडक्शन लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। और ऐसे ही आप इसे यूज़ कर सकते हैं जैसे स्टोरेज वगैरह में, तो इससे आप शेल्फ लाइफ भी इंक्रीज कर सकते हैं। और कंट्री की बहुत सारी प्रॉब्लम है, जो फार्मर्स की जो प्रॉब्लम है वो आप कहीं ना कहीं बहुत ईजिली सॉल्व कर देंगे। अगर हम बात करें तो ये जो ग्रोइंग टेक्नोलॉजी है, जो कमिंग टेक्नोलॉजी है, चाहे वो एआई हो चाहे कुछ भी हो, एआई को आप यूज़ कर सकते हैं जैसे सीड की क्वालिटी में, ठीक है जी, और उसके अलावा इरिगेशन सिस्टम में कि किस क्रॉप को किस जगह पे कितना पानी चाहिए, दैट कैन बी मैनिपुलेटेड फ्रॉम एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इस तरह से आप साइंस एंड टेक का एआई टॉपिक इसमें रिलेट कर सकते हैं कि एआई को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरह हम इनकलकेट करके अपनी फार्म की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं। और इसमें बात करें तो आपको मार्केट फोरकास्ट के लिए भी थोड़ा इसमें आपको क्या मिल सकता है, इजीनेस मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस साल आपको अनियन के प्राइस पता है बहुत ज्यादा शूट करे, ठीक है जी, अनियन के प्राइस बहुत ज्यादा शूट करे, तो एआई विल यूज डाटा एंड वहां से वो एग्जामिन करेगा कि किस मंथ में कहां पर किस चीज की शॉर्टेज हो सकती है और किस क्रॉप को किसान को कब ग्रो करनी चाहिए। तो बाय दिस वे वी कैन अचीव अ मतलब क्रॉप डाइवर्सिटी, और कहीं ना कहीं हम अपने फार्मर्स की इनकम को भी इंक्रीज करने में सफल हो पाएंगे। अगर हम बात करें आगे तो हमें टेक्नोलॉजी जो है उसको प्रोवाइड करना चाहिए फार्मर्स को, ठीक है जी, और इसको सपोर्ट करना चाहिए ताकि हम प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी भी मेंटेन कर सके। फॉर एग्जांपल अगर आपने वीट स्टोर करना है, आज की डेट में हम वीट जब स्टोर करते हैं तो हम ओपन एरिया में स्टोर कर रहे हैं, और इसी को अगर हम बेटर करना चाहते हैं तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम प्रॉपर टेम्परेचर सब कुछ मेंटेन कर सकते हैं और
जो क्रॉप की जो शेल्फ लाइफ है दैट कैन बी इंक्रीज, दैट कैन बी इनहेंस्ड, और उसकी मॉइस्चर एंड न्यूट्रिशन वैल्यू हम रिस्टोर रख सकते हैं, मतलब कि उसको कंजर्व कर सकते हैं. सो दैट्स व्हाई टेक्नोलॉजी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके रूरल एरिया की डेवलपमेंट में. अगर हम लास्ट इस कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन में हम ये देखते हैं देयर इज अ डिवाइड बिटवीन भारत एंड इंडिया. ठीक है जी, भारत वर्सेस इंडिया. इंडिया इज द अर्बन एरिया ऑफ हिंदुस्तान एंड भारत इज द रूरल एरिया. तो अगर हम भारत को डेवलप करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो हमें एक होलिस्टिक डेवलपमेंट प्लान की जरूरत है, जो कि हर एक एरिया को, जो भी आपको रूरल डेवलपमेंट में चैलेंजेस दिख रहे हैं, उसे एड्रेस कर सके और एक सस्टेनेबल चीज मतलब ग्रोथ को हम अचीव कर सके इस एरिया में. तो इसकी जरूरत है. और भारत के पास मतलब कि रूरल एरिया में देयर इज अ ट्मेंडस एस्पिरेशन, मतलब कि लोगों में बहुत तीव्र इच्छा है. ठीक है, वो चाहते हैं कि वो आगे बढ़ें, बट हमें उनको बढ़ने का मौका देना होगा. एंड भारत बिलीव्स दैट इट कैन एंड इट विल मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट. जब तक आपके गांव, गांधी जी ने कहा था, जब तक हमारे गांव सेल्फ सफिशिएंट ना हो जाएं, यानी कि जो उनका स्वराज का मॉडल था कि सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस, जब तक वो अचीव ना हो जाए तब तक हमारा इंडिया डेवलप ढंग से नहीं हो सकता. देयर विल बी अ डिवाइड बिटवीन इंडिया एंड भारत, और उसको कहीं ना कहीं अगर मिटाना है तो वी हैव टू चेंज द रूरल इंडिया. वहां पर आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम रूरल एरिया में डेवलपमेंट करके एक अच्छा वहां पर इकोसिस्टम क्रिएट कर देते हैं इनोवेशन का या जॉब कल्चर का, तो जो माइग्रेशन है आपकी अर्बन टू रूरल, रूरल टू अर्बन, वो कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाएगी. और वो स्टॉप हो गई तो आपके अर्बन एरिया में जो श्रम की प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं वो भी डिक्लाइन कर जाएगी. और इस वजह से मैं ये कहना चाहूंगा वी हैव टू फोकस ऑन द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंडिया. So hence we conclude this video over here. This is our first topic of first जो आपका आर्टिकल था in the कुरुक्षेत्र मैगजीन. Thank you very much. अगले